गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 2 वर्ण विचार और उच्चारण का अध्ययन करेंगे। अब तक हमने जाना कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण की क्या विशेषता होती है तथा स्वर के भेद हमने जाने। यह स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। अनुस्वार जाना, अनुनासिक के बारे में जानकारी ली और विसर्ग के बारे में हमने जानकारी ली। अब इसी पाठ में हम आगे स्वर तथा उनकी मात्राओं की जानकारी लेंगे। स्वर, एक लाइन में आप देखेंगे पूरी पंक्ति में स्वर लिखे हैं और नीचे वाली पंक्ति में उनकी मात्रा। अ की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक, इसके शब्द बनेंगे अब, अब, चल चल, कल कल। ठीक, आ की मात्रा, उदाहरण आम, आना, जाना इत्यादि। अपनी बुक में ये परिवर्तित कर लेंगे आप, ये छोटी ई होगी और ये बड़ी ई। ठीक, यहाँ ये गलत लिखा है और ए और ऐ। ठीक, ये दोनों आप परिवर्तित कर लेंगे अपनी बुक पे, सही करेंगे उसे। ई की होगी का उदाहरण होगा किताब, किला इत्यादि। ई पीला, कील, नीला, नील। आइए आगे देखते हैं उ का उदाहरण देखते हैं मुख, सुख इत्यादि। उ मूर्ख, मूली, मजबूर इत्यादि। री के उदाहरण देखते हैं दृष्टि, इत्यादि। कृपा, दृष्टि, कृपा आदि। ए का उदाहरण देखते हैं मेला, केला, बेर इत्यादि। ऐ का उदाहरण देखते हैं पैर, बैर इत्यादि। ओ का उदाहरण देखते हैं मोहन, सोहन इत्यादि। औ का उदाहरण देखते हैं औरत और इत्यादि। आइए अब जानते हैं व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। प्रयोग करते समय इनका पूर्ण उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। व्यवहार में क अरहित को आधा का ही कहा जाता है। इस प्रकार स्वर वर्णमाला के प्राण हैं, यानी जो स्वर हैं वो वर्णमाला के प्राण कहलाते हैं। इतना जरूर है कि कोई अल्प प्राण है और दूसरा महाप्राण है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक, व्यंजन किसे कहते हैं आपने जाना। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक, व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक, व्यंजनों का वर्गीकरण आप बहुत ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। जो आप बोलते हैं, उच्चारण करते हैं जब आप, तो वो आप जो उच्चारण करते हैं उसमें वायु का योग होता है, श्वास जो होती है उसका योग होता है, मतलब उसके मेल से आपका उच्चारण जो है श्वास की सहायता से आता है, आपकी जीभ के स्पर्श से आता है। ठीक है ना, आपके मुंह में जीभ जो स्पर्श करती है, अंदर से श्वास आता है
जो हवा वायु कहेंगे, श्वास वायु आती है और आपकी जीभ, ये दोनों मिलकर आप उच्चारण करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं कि व्यंजनों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। स्पर्श व्यंजन, जैसे नाम से सिद्ध है कि किसी चीज को छूकर, स्पर्श कर मतलब छूना, स्पर्श का अर्थ होता है छूना। तो स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? इन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा मुख के मुख्य भागों को स्पर्श करती है, इस कारण ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। वर्णमाला में पहले 25 व्यंजन इस श्रेणी में आते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। यानी स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? 5 होती है। इन्हें 5 भागों में बांटा गया है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, टवर्ग और पवर्ग। ठीक, 5 भागों में बांटा गया है, 5 जगह, और 5 ही आपके वर्ण हैं। हर वर्ग में 5 वर्ण रखे गए हैं। ठीक, स्पर्श व्यंजन का में जब वर्णों का आप व्यंजनों का आप उच्चारण करेंगे तो जिह्वा आपके मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करेगी। इस कारण से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। वर्णमाला के पहले 25 व्यंजन इस श्रेणी में रखे जाते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं। जैसे कवर्ग का मतलब ये जो पूरा वर्ग है ये क वाला है, एक मुख्य वर्ण बना दिया गया है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। कवर्ग क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग में त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। जब आप इनका उच्चारण करेंगे तब आप उस जीभ, जो आपकी जिह्वा है, उसके वो कहाँ कहाँ स्पर्श करती है, जब वो छुएगी आपके मतलब मुख के अंदर, वो आपको स्पर्श करती हुई जब आएगी तब आपको इसके उच्चारण का स्थान पता चलेगा कि किस जगह आपकी जिह्वा छू रही है। एक विशेष बात कि हर वर्ग का पांचवा अक्षर जो है, जैसे अंगा, इया, न, म, ये क्या कहलाते हैं? पंचमा अक्षर। पंचमा अक्षर जो आपने कहा पढ़े थे ना, अनुस्वार में। इन पंचमा अक्षर का प्रयोग अनुस्वार में किया जाता है, बिंदु के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। पहला हो गया आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा होगा आपका अंतस्थ व्यंजन। इन वर्णों का उच्चारण जीभ, तालु, दांत, होठों को सटाने से होता है। जब आपकी मतलब जीवा, तालु, दंत और होठों के सटाने से होता है। इनके उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत ही कम होता है। इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। जो ये व्यंजन है ये य, र, ल, व। अब एक मुख्य चीज याद रखेंगे कि वो पंचमा जो 5 उसमें मतलब 5 उसमें बांटा गया है, ये उनसे अलग होते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। ठीक, जब इनका उच्चारण आप करेंगे य, र, ल, व, तो जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो जो श्वास है, उच्चारण करते समय श्वास में अवरोध कम होगा। यानी श्वास में जो श्वास आपका अंदर से आ रहा है उच्चारण करते समय,
उच्चारण करते समय आपको थोड़ी कम कठिनाई होगी, इसमें श्वास में कम रुकावट आएगी। और ये जिह्वा जो आपकी वो है य र, जो आपकी जिह्वा है वो जीभ को छुएगी, तालू दांत को छुएगी और आपके होठों को छुएगी और तालू को छूती हुई श्वास बाहर आएगी। आपके श्वास के साथ आपकी जीभ इन सब चीजों को छुएगी। य र ल व। जैसे र के उच्चारण में आपकी टंग ऊपर की तरफ जाती है, ला में ऊपर की तरफ जाती है, वा में अलग दिशा, मतलब वा आपके होठों पर दबाव पड़ता है, वा दांत से वा। आगे ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के विशेष भागों को स्पर्श करने के कारण गर्म हो जाती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये संख्या में 4 होते हैं, श, स, ह। ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जब श्वास मुख से निकलती है तो वो विशेष भागों को स्पर्श करती है, जिस कारण उस श्वास में गर्मी उत्पन्न होती है और इसके उच्चारण में इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। नाद की दृष्टि से वर्णों के भेद। नाद बोला जाता है, जैसे शंख हम बजाते हैं, जब शंख बजाते हैं तो जो उसकी आवाज होती है, आवाज शांत होने के बाद एक नाद जो है एक गूंज रह जाती है वातावरण में। जब शंख बजता है उसकी तेज आवाज खत्म हो जाती है, लेकिन एक गूंज रह जाती है थोड़ी देर। जैसे आप घंटा बजाते हैं मंदिर का, जब उसे बजाते हैं तो टन बोलने के बाद उसमें एक गूंज रह जाती है, उस गूंज जो कंपन रह जाती है उसे नाद कहा जाता है। ठीक, नाद किसे कहा जाता है? जो कंपन रह जाती है उसको नाद कहा जाता है। ये जो नाद कहा जा रहा है वर्णों का, ये आपकी स्वर तंत्रिका यानी जो वोकल कॉर्ड होती है उसमें कंपन होता है आपका। उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में होने वाले कंपन या गूंज के आधार पर वर्णों के 2 भेद हैं। ठीक, जो उसमें कंपन होता है उसमें 2 भेद बताए गए हैं जो आप उच्चारण करेंगे। तो जब आपकी जब आपकी श्वास बाहर आएगी उच्चारण करते समय, तो जो आपकी स्वर तंत्रिका होगी उसमें कंपन या गूंज उत्पन्न होगी और उसके आधार पर इसके 2 भेद बताए गए हैं, सघोष अघोष वर्ण। सघोष वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होती है उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। सघोष मतलब घोष माने गूंज, कंपन और के साथ, वो वर्ण कंपन के साथ उच्चारित होते हैं, जैसे घ, ड, ज, झ, अंजय, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, ड, ढ, य, र, ल, व, ह। ये सारे व्यंजनों का जब आप उच्चारण करते हैं तो आप अगर अपना हाथ अपनी गर्दन पे रखेंगे तो आप इसको महसूस कर पाएंगे। इसमें 12 स्वर होते हैं और 22 व्यंजन हैं। ठीक, आगे अघोष वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन उत्पन्न नहीं होता उसे अघोष वर्ण कहते हैं, जैसे क, ख, च, छ, ट, ढ, त, थ, प, फ, श, श, स अघोष वर्ण हैं। ठीक,
आपको ये ध्यान रखना होगा, सघोष में स्वर तंत्रियों में कंपन होती है। तो जो कंपन वाले होंगे, आप जब इसको इनका एक बार उच्चारण करके देखेंगे, अपने गर्दन पर आप अपने गले पर हाथ रखकर देखेंगे तो उसका कंपन आपको महसूस देगा। अघोष वर्ण में भी आप जब उच्चारण करेंगे क, ख, क, ख, च, छ, ट, ठ, द, तो आपको उतना कंपन जो है उत्पन्न नहीं होगा, आपको उतना कंपन महसूस नहीं देगा।